आज के अंदर भाषणों से परिवर्तन नहीं आने वाला है, उनके आचरण में होना चाहिए। तो जब उनके आचरण में परिवर्तन लाने के लिए अब जैसे हमने सामूहिक यज्ञ किए और सामूहिक यज्ञ के अंदर हमारी परंपरा के अनुसार एक वेदी पर 4 जोड़े बैठते हैं और हमारे समाज के अंदर 4 वर्ण होते हैं, तो चारों वर्णों के लोगों को हम उस वेदी पर बैठाते हैं। जब एक साथ वो हवन करेंगे और आहुति देंगे, साथ साथ बैठेंगे और 2-3 घंटे तक साथ रहेंगे, तो स्वतः ही उनके अंदर मनों के अंदर उनमें निकटता आएगी, आत्मीयता आएगी और एक दूसरे का किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस का संघ 100 कहानियां संघर्ष की। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरीके से आगे बढ़ा, क्या क्या अवरोध आए और उन अवरोधों को पार करने वाले कार्यकर्ताओं के किस तरह के अनुभव रहे, इस सीरीज में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग संघ के पदाधिकारियों से, अलग अलग क्षेत्रों के, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, किन परिस्थितियों में जुड़े थे और जिनका अनुभव किसी का 5 दशक पुराना, किसी का 6 दशक पुराना अनुभव है। ऐसे ही संघ के एक कार्यकर्ता आज हमारे साथ में श्रीमान रामनिवास जी सेन। रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामनिवास जी मूल रूप से दातारामगढ़ के रहने वाले हैं और वहीं वे संघ की गतिविधियों से भी जुड़े थे। सबसे पहले जानते हैं रामनिवास जी, संघ से पहला परिचय, पहला जुड़ाव आखिर किस प्रकार से हुआ? मैं जब 4th कक्षा में पढ़ता था, उसमें हमारे साथ में मित्र थे, वो शाखा में जाया करते थे। उन्होंने मेरे से आग्रह किया तो मैं भी उनके साथ में शाखा जाना प्रारंभ कर दिया मैंने। और शाखा में खेल के अंदर मेरा मन रुचि हो गई मेरी खेलने में और आनंद आने लग गया, तो मैं उस समय से जाना मैंने प्रारंभ कर दिया। तो कुल मिला के जो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि अधिकांश लोग खेल के माध्यम से ही शाखा में जाते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं। आपके साथ भी वैसा ही रहा। तो उस समय जब पहली बार शाखा में जाते थे, कौन सा खेल सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करता था? शाखा में वैसे कई खेल होते हैं, लेकिन मुझे एक मंडल के अंदर शेर बकरी का खेल खेला जाता है। पीछे से मुक्के लगते हैं, पीछे से मुक्के लगते हैं जी। और शेर बकरी में जब मेरे को शेर बनने का अवसर मिलता था तो बड़ा आनंद आता था। मैं लक्ष्य बना करके सोच लेता कि इस स्वयंसेवक को बाहर निकालना है, तो मुक्के कितने भी लगो, भले ही उस स्वयंसेवक को मैं बाहर निकालता ही था और अंत में सब स्वयंसेवकों को मैं बाहर कर देता था। उसमें मेरे को बड़ा आनंद आता था। संघ की शाखाओं में छोटे छोटे खेलों के माध्यम से भी किस तरीके से संस्कार दिया जाता है। शेर बकरी किसी प्रकार का खेल होता है, एक मंडल गोला बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे स्वयंसेवक रहते हैं। एक स्वयंसेवक रहता है बाहर और फिर वो बाहर जो स्वयंसेवक रहता है उसको कहा जाता है शेर, और भीतर जो बहुत से स्वयंसेवक होते हैं उनको कहा जाता है बकरी। शेर को शिकार करना है तो भीतर जाके और उनमें से किसी 1-2 कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल के लाना होता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो पीठ पर धमाधम मुक्के पड़ते हैं। ये खेल आपको हो सकता है दिखने में, समझने में साधारण सा लगता हो, लेकिन आपके भीतर जिस तरीके से साहस का भाव ये खेल जागृत करता है, ऐसे अनेक प्रकार के खेलों की रचना संघ की शाखाओं में की गई है। संघ में शिक्षण आपका क्या क्या रहा? संघ में शिक्षण मेरा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष शिक्षण हो चुके हैं। तृतीय वर्ष तक का शिक्षण हुआ? हाँ। सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षा वर्ग हुआ होगा। मेरे टाइम में प्राथमिक शिक्षा वर्ग मैंने नहीं किया। नहीं होता था, सीधे प्रथम वर्ष में गए? प्रथम वर्ष हुआ। कौन से सन में हुआ प्रथम वर्ष आपका? मैंने 1990 में किया था। 90 में? क्या आयु रही होगी उस समय आपकी लगभग? मेरा डेट ऑफ बर्थ 58 है और 90 में किया था मैंने। 31 वर्ष तो 32 साल 32 वर्ष के मैंने लगभग हो गए। प्रथम वर्ष किया। दातारामगढ़ में कितने समय तक काम किया आप संघ का आपने? मैंने हायर सेकेंडरी दातारामगढ़ से करी थी। अच्छा, परिवार में क्या कोई विरोध नहीं था संघ की शाखा में जाने को लेकर? इतना विरोध भी नहीं था, लेकिन अनुकूलता भी नहीं थी। लेकिन क्या था कि हमारे दादाजी थे तो वो संत टाइप के थे और वो ऐसा कहा करते थे कि शाखा में जाने का मतलब कुछ लोग होते हैं उनको फायदा मिलता है और वो लाभ उठाते हैं, बाकी आम लोग बाग काम करते रहते हैं। वो संघ को ज्यादा जानते नहीं थे, जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के बारे में समझते थे कि संघ के कार्यकर्ता पार्टियों के कार्यकर्ता काम करते हैं और उसका श्रेय ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, राजनेता होते हैं, उनको मिलता है। ऐसा ही
वो मानते थे। लेकिन मैं शाखा जाता था, नियमित रूप से मैं शाखा जाता था, शाखा मैंने कभी छोड़ी नहीं। हमारे घर के अंदर ही मेरे काका जी थे, वो संघ के स्वयंसेवक थे, तो वो मेरा पक्ष लिया करते थे घर में, और वो कहते थे, मेरे दादाजी को बाबा कहते थे वो, कि बाबा ये शाखा में जाते हैं, बहुत अच्छा है, अच्छे संस्कार मिलते हैं संघ के अंदर। और संघ के अंदर उस जमाने में वो कहा करते थे कि कितने स्वयंसेवक लाठी, भाला, तलवार, खड्ग इसके अंदर निपुण हैं, और अगर आवश्यकता हो जाए ना तो सारे स्वयंसेवक हिंदू समाज को बचा भी सकते हैं। इस प्रकार का वो मेरे दादाजी को बताया करते थे। तो मेरे दादाजी भी थोड़े से फिर मेरे पर थोड़ा जो गुस्सा होता था वो कम हो जाता था। और जब मैं नियमित रूप से जाना मेरा बंद नहीं होता था, तो फिर मेरे दादाजी भी मेरे अनुकूल हो गए आगे जा करके, और मेरे को काम बताते थे। कभी भी कोई भी काम मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनका काम किया नहीं, या घर में भी जो मेरे को काम बताया उसको मैंने ठीक तरीके से और समय पर किया। मेरे को ये भी कहा जाता था कि अब शाखा में जाएगा तू, शाखा टाइम हो गया, आते समय चक्की पर पीसना रख देना, उस बाद में ले आना। अच्छा। क्योंकि वो जानते थे ये समय शाखा का समय, इस समय तो वो शाखा जाएगा, इसलिए वो स्वयं ही मेरे शाखा के समय का नियोजन करके ही मेरे को काम बताते। उनमें ऐसा फिर मेरे शाखा में नियमितता से उनमें परिवर्तन आ गया था। तो आपने बताया जैसे कि आपके चाचा जी के कारण बड़ा आपको लाभ रहा, क्या नाम चाचा जी का? और गोकुल चंद जी थे तो वो उनका भी पुराने स्वयंसेवक थे। उनका भी कोई शिक्षण वगैरह हुआ था? नहीं, उनका शिक्षण नहीं हुआ था, वो सामान्य रूप से शाखा में जाते सामान्य थे, तो स्वयंसेवक उनके कारण एक ये अनुकूलता का माहौल आपको मिला। दादाजी की जो है वो डांट आपको कम पड़ी, उनके कम पड़ कारण। गई, और वो अंत में फिर वो मेरे अनुकूल हो गए दादाजी भी। तो उसके बाद दातारामगढ़ के बाद में क्या सीधे जयपुर आना हो गया? नहीं, दातारामगढ़ में मैं 11वीं तक पढ़ाई करी मैंने। फिर- उस समय सीनियर सेकेंडरी होती थी, जी। ये 12वीं तब हुई है। तो उसके बाद में दातारामगढ़ के बाद में कहाँ रहना हुआ, कहाँ काम करना हुआ संघ का? दातारामगढ़ के बाद में कुछ समय मैं सीकर रहा। अच्छा, कॉलेज और की पढ़ाई वहां हुई होगी? कॉलेज आपकी? की पढ़ाई एस मैंने के कॉलेज में? एस के कॉलेज में मैंने अध्ययन किया। तो और उस समय वहां पर संघ कार्यालय था घंटाघर के अंदर के, और उस कार्यालय में भी मेरा संपर्क रहता था। घंटाघर में जब कार्यालय था, पुराना कार्यालय था, अब आजकल तो सीकर में संघ कार्यालय समुत्कर्ष के नाम से है, रामलीला मैदान में। लेकिन पुराने जो लोग हैं उनको ध्यान में होगा, उस समय जब आपका सीकर रहने हुआ, प्रचारक कौन रहते थे उस समय? उस समय सुरेश जी वैसा प्रचारक थे। सुरेश उस जी समय जो क्षेत्रीय प्रचारक भी जो रहे। क्षेत्रीय प्रचारक हैं आज, जी। वो उस समय सीकर में थे। नगर प्रचारक थे, जिला प्रचारक थे? वो नगर प्रचारक थे उस समय। तो आपका सीकर में भी क्या कोई जिम्मेदारी वगैरह लेके काम करना हुआ सीकर में? सीकर में वैसे जिम्मेदारी लेकर नहीं, वैसे शाखा में जाते थे। सीकर में ये कहा जाता है एसके कॉलेज को जो है वो कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता था एक दौर में। आप जब उस समय सीकर में पढ़ रहे थे तो? मैं 1 साल ही रहा सीकर में ज्यादा। अच्छा। और सामान्य स्वयंसेवक की तरह से ही मैं उस समय में रहना हुआ मेरा। उसके बाद में फिर मैं, मेरे काका जी थे जयपुर में, उनका संपर्क था। अच्छा। तो यहाँ जयपुर आ गया था मैं। और जयपुर में आने के बाद में फिर मेरी संघ में और ज्यादा सक्रियता रही। गांव में रहा तब भी मेरी सक्रियता रही। मैं गांव में घटनाएं से और मुख्य शिक्षक तत्व का अभी मैंने जीवन निर्वाह में इस किया। तरह की कोई स्थिति परिस्थिति ध्यान में आती है कि संघ का कार्यकर्ता होने के कारण कहीं आपको विरोध झेलना पड़ा हो, कुछ लोगों से अनबन हुई हो, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हो, कोई ऐसी बात को ध्यान में आती है? कभी कभी शाखा में, जैसे मैं जयपुर था उसमें भी विद्यार्थी जीवन में ही था मैं, तो इधर सुभाष चौक की तरफ शाखा लगती थी हमारी। उस शाखा में जरूर मेरे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, विष्णु जी टांक। वो भी उस समय हमारे मंडल कार्यवाह थे, मैं मुख्य शिक्षक था। वहां पर कुछ मुस्लिम बच्चे आ जाया करते थे, और वो बकरे लेकर के आ जाते थे, उनके मुर्गे वगैरह वो चलते रहते थे, और वो संघ स्थान पर भी आ जाया करते थे। वहां कभी कभी हमारा विरोध होता था, और उसके अंदर उनकी ठुकाई हो जाती थी, और ठुकाई होने के बाद में फिर वो दोबारा लौट के नहीं आती थी। सीधे संघर्ष की स्थितियां भी संघ स्थान पर बनी हैं इस तरीके से? ऐसी स्थिति हुई। तो आपकी तैयारी रहती थी इस तरीके से कि मुस्लिम बस्ती के लोग आएंगे और वो यदि किसी तरह का दंगा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो या फिर जो जिस समय हो गया उसी समय देख लिया? वो एक संयोग की बात है कि मैं उस शाखा में था, और मैं उसमें छात्रावास में रहता था। मैं दो मेरे मित्रों को और ले गया था, तो उस समय मैं गया तो वो भी आ गए,
और संयोग से और 2-3 विद्यार्थी भी उसी समय में उनका भी आना हो गया, उसी समय ये चल रहा था। तो हमारी संख्या जैसे ही वो आए तो उस समय विकिर तक बढ़ती गई, और जब संख्या बढ़ती गई तो फिर वो ठुक पिट करके चले गए और हमारी शाखा का समय हो गया, विकिर हो गई शाखा, और दूसरे दिन भी फिर वो आए नहीं। वो फिर बाद में दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बनी कभी? फिर दोबारा उस शाखा में नहीं हुई। हाँ, जयपुर में रहा मैं, उस समय अग्रवाल कॉलेज के अंदर शाखा लगती थी, और उस समय यहाँ जयपुर में डॉक्टर दीपक जी शुक्ला महानगर प्रचारक हुआ करते थे। तो अग्रवाल कॉलेज के अंदर यहाँ पर संघ की शाखा थी, उसके अंदर भी उधर भी वो क्षेत्र भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो उसके अंदर भी बच्चे खेलने वाले आते थे, क्रिकेट खेलने थे जी। और वो दूसरी तरफ खेल रहे थे। उनकी गेंद बार बार अपने संघ स्थान की तरफ जाती थी। उनको समझाया कि इधर गेंद मत आने दो, आप उधर खेलो, लेकिन वो तो अभद्रता पर उतारू हो गए, नहीं माना उन्होंने। नहीं माना तो फिर 2-3 बार उनको समझाया। अब दीपक जी प्रचारक थे, उन्होंने भी शालीनता के साथ में उनको समझाया, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर उन्होंने उनके एक मार भी दी, मारी तो मुंह पर लगी, उसका दांत भी टूट गया, और फिर बाद में वो चले गए। लेकिन वो चैलेंज देखे गए कि हम आपको देख लेंगे। पहले भी हमने सुना था कि किसी जमाने में उसी स्थान पर पहले झगड़ा हुआ था और कई हॉस्पिटलाइज हो गए थे, इसलिए फिर तुरंत वहां पर अग्रवाल कॉलेज के अंदर छात्रावास था, और छात्रावास में स्वयंसेवक थे। वहां सूचना हुई तो वहां से भी स्वयंसेवक आ गए, अन्य शाखाओं में भी सूचना हुई तो दूसरी शाखाओं से भी स्वयंसेवक आ गए, और वो थोड़ी देर में वो आए और फिर उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। ऐसे 1 घंटे के अंदर 3 बार उनकी कुटाई हुई, और 3 बार कुट करके वो गए, चैलेंज दे करके गए। उसके बाद मैं उस समय जलेबी चौक में था, जलेबी चौक वहां से थोड़ी दूरी पर थी। फिर हमें बताया गया कि आपको इस शाखा में ही आना है। हम 1 महीने तक उसी शाखा में गए जी। अग्रवाल कॉलेज में जो शाखा लगती थी वहीं पर, लेकिन 1 महीने तक कोई बंदा संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं आया, क्योंकि एक बार कुट के चला गया, दोबारा वो कुटने के लिए नहीं आया। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि ये जो परिस्थिति अभी बताई रामनिवास जी ने, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की संघर्ष की स्थितियां रही होंगी, आमने सामने सीधे लड़ाई झगड़े की जो बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष में कल्पांत का कारण हुआ। निश्चित रूप से आप शक्तिशाली रहें, क्षमा भी तभी ठीक है जबकि आप शक्तिशाली हैं, क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। और संघ की शाखाओं में इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि हमें अन्याय न सहना है और उन्हें अन्याय होने देना है। अनावश्यक रूप से यदि कोई व्यक्ति आकर उलझ रहा है तो उसका भी किस प्रकार से इलाज किया, ये अभी बहुत विस्तार से रामनिवास जी ने बताया। रामनिवास जी, ये सारी जो स्थितियां परिस्थितियां हुई, उस समय जो सामान्य शाखा पर स्वयंसेवक आते थे, उनके मन में इस तरह का भय नहीं होता था कि सत्ता जो है वो खासतौर पर कांग्रेस की हुआ करती थी और राजनीतिक कारण से संघ के लोगों को भी कई बार टारगेट किया जाता था, तो ये भाव स्वयंसेवकों के मन में नहीं होता था कि कहाँ लड़ाई झगड़े में फंस रहे हैं, संघ की शाखा में फंस रहे हैं, कहीं केस मुकदमा हो जाएगा, अटक जाएंगे? वैसे संघ की शाखाओं में कभी कभी ऐसा होता था, उस समय में होता था, आजकल तो नहीं होता है। लेकिन संघ का स्वयंसेवक पवित्र उद्देश्य को लेकर के चलता था, इसलिए वो उसको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और भले ही उस समय वह हो रहा हो, समाज के अंदर समाज स्वयंसेवक की पीठ पर रहता था, इसलिए समाज में उसको कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती थी, इसलिए स्वयंसेवक तल्लीनता से अपना कार्य करता रहता था। तो समाज से ही अपने कार्य किया है। समाज का खूब सहयोग उस समय भी रहता था, आज के इस दौर में भी है। और आपने जैसे संघ की शाखाओं में काम किया, उसके बाद में भी सामाजिक समरसता का आप काम देखते हैं। संघ के बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे आयाम गतिविधियां हैं, उनमें और भी किसी संगठन की, मतलब संघ से जुड़े हुए जो संगठन हैं, उनमें किसी में काम करने का अनुभव रहा आपका? नियमित सीधा संघ का स्वयंसेवक ही, संगठन श्रेणी का ही कार्यकर्ता रहा मैं। और अभी वैसे संघ के दायित्व में मेरे पास में घटना इसके लेकर के और भाग तक का दायित्व रहा मेरे पास में। भाग में भी बौद्धिक प्रमुख है, व्यवस्था प्रमुख है, और अब वर्तमान में विद्याधर भाग में सामाजिक समरसता का दायित्व है।
क्या काम अब करते ये हैं? गतिविधि का कार्य है। ये सामाजिक समरसता में किस तरह का काम करते हैं आप? क्या करते हैं? सामाजिक समरसता के अंदर हमारा प्रयास ये रहता है इस गतिविधि के द्वारा कि समाज बटे नहीं, समाज में किसी प्रकार के भेद नहीं हो, छुआछूत नहीं हो, ऊंच नीच का भेद नहीं हो, अमीरी गरीब का भेद नहीं हो, और ये भेद नहीं होगा तो वह समाज एक साथ रहेगा, टूटेगा नहीं तो हमारा देश भी संगठित रहेगा। तो रामनिवास जी, जैसा आप बता रहे हैं कि सामाजिक समरसता का जो आपका काम है, एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लगभग इसी तरह के स्वर, इसी तरह की बातें राजनीति में भी सुनाई देती हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या जो काम आप कर रहे हैं सामाजिक समरसता का, उसी तरह की बात राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा कही जा रही है? अब यह है कि वो अपने स्तर पर अपना काम कर रहे हैं और हमारी गतिविधि है वो सामाजिक क्षेत्र में समाज के बीच में कार्य करती है सीधा सीधा, और समाज के बीच में कार्य करते हैं तो इसमें सीधा सीधा ये रहता है कि समाज के अंदर भाषणों से परिवर्तन नहीं आने वाला है, उनके आचरण में होना चाहिए। तो जब उनके आचरण में परिवर्तन लाने के लिए, अब जैसे हमने सामूहिक यज्ञ किए और सामूहिक यज्ञ के अंदर हमारी परंपरा के अनुसार एक वेदी पर 4 जोड़े बैठते हैं और हमारे समाज के अंदर 4 वर्ण होते हैं, तो चारों वर्णों के लोगों को हम उस वेदी पर बैठाते हैं। जब एक साथ वो हवन करेंगे और आहुति देंगे, साथ साथ बैठेंगे और 2-3 घंटे तक साथ रहेंगे, तो स्वतः ही उनके अंदर, मनों के अंदर उनमें निकटता आएगी, आत्मीयता आएगी और एक दूसरे का किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। और साथ रहने से ही होता है, आचरण से ही होता है, न कि भाषणों से कभी कुछ ये चीज परिवर्तन आ सकता है। इसलिए हमारी गतिविधि वास्तव में ऐसे कार्य करती है। रामनिवास जी जो बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है संस्कृत का की एक उक्ति है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। लगभग उसी तरह का काम, उसी तरह की बात आप कह रहे हैं। लेकिन जब समाज में आप जाते हैं, जब काम करते हैं, लोग नहीं कहते ऐसा कि आप तो बीजेपी के लिए काम कर रहे होंगे, जो भाषा मोदी जी और योगी जी बोल रहे हैं वही काम आप समाज में जाकर कर रहे हैं? हम संघ के कार्यकर्ता हैं, समाज में समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। और हम जैसे मान लो ऐसे कहते हैं कि बीजेपी लिए कार्य करते हैं, तो बीजेपी के लिए कार्य नहीं करते, हम राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक सनातन संस्कृति के लिए कार्य करते हैं। और उस समय कई बार कोई ऐसी योजना आ जाती है, वो अलग बात है। बाकी जब चुनाव भी होता है तो हम राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। और चुनाव से कुछ समय पहले हम जनता के अंदर इस प्रकार का संदेश देते हैं कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद में सब कुछ उसके पश्चात है। इसलिए राष्ट्र के हित में हमें मतदान करना है, मतदान अवश्य करना है। और राष्ट्र के मतदान किसको करना है ये नहीं कहते हैं? नहीं, मतदान किसको करना ये नहीं कहते हम तो ये कहते हैं राष्ट्र हित में मतदान करना है। हर तो बातें सामान्यतः यही रहती हैं कि आप किसी दल विशेष के लिए काम करते हैं, किसी दल विशेष को मत देने के लिए कहते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई? हम किसी दल के साथ में रहते नहीं हैं, हम उनके दल के कार्यालय में नहीं जाते हैं, उनके दल में हम कभी सम्मान प्राप्त नहीं करते। माइक, माला, माया, इनसे हम दूर रहते हैं। हम तो राष्ट्र का चिंतन करते हुए राष्ट्र हित में जो है वो काम करना है, ऐसी प्रेरणा समाज में देते हैं। और हम आज नहीं, हम तो अब वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में आ गए, इसलिए हमें सब लोग अब जानते भी वरिष्ठ हैं। नागरिक की स्थिति में आप आगे, लंबा आपका अनुभव है काम करने का भी। और जब बात ये छिड़ गई थोड़ी सी राजनीति की, तो थोड़ी सी जानकारी ये भी मैं लेना चाहूंगा। जैसे आपने कहा राष्ट्र के लिए काम करते हैं, किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में आप नहीं जाते, कहीं सम्मान नहीं लेते हैं, लेकिन जहां से आपको ये संकेत होता है कि राष्ट्र के लिए मतदान जरूरी है, राष्ट्र के लिए मतदान करवाना है, अधिकाधिक मतदान करवाना है, क्या कभी इस तरह का संदेश भी आया है कि हमें दल नहीं, व्यक्ति को वोट देना है, अच्छे व्यक्ति को, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को देना है, चाहे किसी भी दल में हो? नहीं, हम तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और जो हमारे राष्ट्र हित है वही काम करते हैं। हम व्यक्ति को नहीं देखते हैं। अगर एक व्यक्ति वहां पर पहुंच भी गया तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, और एक राष्ट्र को समझने वाले, एक राष्ट्र विचारधारा के लोग अगर रहेंगे तो देश के हित में निर्णय कर सकेंगे वो। चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं इस पर। बड़ी रोचक चर्चा ये हो गई है। और जैसा आपने कहा कि
व्यक्ति को नहीं देखते, दल को देखते हैं। तो यदि उस दल ने किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया आपके क्षेत्र से, तो ऐसे में आपका कार्यकर्ता क्या काम करेगा? दल को देखेगा, व्यक्ति को देखेगा? व्यक्ति ठीक नहीं है, दल ठीक है, तो क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, और ऐसा हो जाता है तो भी क्या होता है कि वो व्यक्ति हो सकता है कुछ लोगों की नजरों में ठीक नहीं हो, लेकिन संगठन ने उसको कुछ सोच समझ करके और उसको अवसर दिया है। जब अवसर उसको दिया है तो संगठन के अनुकूल तो रहेगा, यह तो सच्चाई है। संगठन के बाहर नहीं जाएगा, संगठन के साथ रहेगा, संगठन के विरोध में वो आवाज नहीं बड़े उठाएगा। लक्ष्य के लिए छोटी सी समस्या हो तो उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, ये और इसका करते हैं। सार हम निकाल सकते हैं ना। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से सामाजिक समरसता की बात करते हैं, देश में अलग अलग राजनीतिक दल कहिए या बहुत से अलग अलग सामाजिक संगठन भी, जातियों के संगठन भी बहुत प्रभावी हो रहे हैं आजकल। अलग अलग जातियों के संगठनों ने अपनी सेनाएं तक बना ली हैं। इस दौर में जब आप संघ की तरफ से सामाजिक समरसता का संदेश लेकर जनता में जाते हैं, कोई विरोध के स्वर सुनाई देते हैं? कोई बात इस प्रकार की आती है कि नहीं नहीं, हमारी फला जाति है, हमारी जाति का ये संगठन है, हम इसी संगठन के लिए काम करेंगे? या फिर जिस तरीके से बाहर से भी जो विदेशी लोग आजकल वैचारिक युद्ध कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रलाप करते हैं, सनातन पर जो जिस तरीके से आघात करते हैं, उस तरह के स्वर क्या आपको काम करते हुए सुनाई देते हैं? खैर ऐसा भी कभी कभी होता है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं हमारा वहां पर संपर्क होता है, और संपर्क होने के कारण से वो हमारी बात को मानते हैं। और संपर्क होते होते अब जैसे मान लो किसी जाति विशेष का संगठन है वो, और हमारा भी वहां पर संपर्क है, तो वहां उनमें हमारा संपर्क होने के कारण से वो भी अपना कोई कार्यक्रम होता है तो हमें आमंत्रित करते हैं। हम उसके कार्यक्रम में आमंत्रित करने पर हम जाते भी हैं, और जब हम जाते हैं तो हमारे में और उनके अंदर सामंजस्य हो जाता है। और उनका भले ही जातिगत संगठन है, लेकिन उनका संगठन भी फिर सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की तरफ उसमें भी एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमारा यह है इसका। आप तो जिस तरीके से संघ से जुड़े हुए हैं, सामाजिक समरसता का काम करते हैं, आप तो ऊंच नीच और भेदभाव का व्यवहार नहीं करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है कि किसी ने आपको दिखाया हो कि नहीं, आपकी तो फला जाति है, आप यहाँ मत बैठिए, आप यहाँ प्रवेश मत कीजिए, आपके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इस तरीके का भाव कभी आपके वैसे साथ हुआ? ऐसा संघ का कार्य करते समय ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में होता हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी ऐसा कभी देखने को नहीं आया। मैं दाता रामगढ़ का हूँ, तो दाता रामगढ़ के अंदर तो सामाजिक समरसता रहती है। वहां पर हमारे यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव होता है, बालनाथ जी का जागरण होता है, और वार्षिक उत्सव के अंदर सारे गांव के सब जातियों के लोग बाग वहां पर उपस्थित रहते हैं, और वैसे ही खाना पीना चाय पानी सब समानता के साथ में चलता रहता है। इसलिए वहां भी किसी प्रकार का कोई भेद दिखाई नहीं देता है। लेकिन अखबारों में, चैनल्स पर बार बार में हर 10-15 दिन में हम सुनते हैं अलग अलग लोग जिस तरीके से करते हैं कि जातिवाद की बात करते हैं, ये करते हैं। क्या लगता है संघ की तरफ से जो इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, क्या इनकी गति और बढ़ाई जाने की आवश्यकता है, या लगता है कि नहीं, हम जिस गति से काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं आत्ममुग्धता वाली स्थिति तो नहीं आ गई है? अभी हमारी एक सामाजिक समरसता की परिचर्चा चल रही थी। उस परिचर्चा के अंदर एक जने ने कहा कि आप तो बातें तो करते हो सामाजिक समरसता की, लेकिन यहाँ पर तो घोड़े को दूल्हे से उतार दिया जाता है दलित समाज के को। उनको यह दिख रही थी, उनको बताया कितनी जगह घोड़े पर और दलित समाज के दूल्हे को और बैठा करके और उनकी बिंदोरी निकाली, वो आपको जानकारी नहीं है। कितने अखबारों में इस प्रकार की कटिंग आ चुकी है, ऐसे समाचार छप चुके हैं। कुछ लोगों की आदत होती है नकारात्मक देखने की, और हम नकारात्मक को सकारात्मक करने का प्रयास करते हैं। जैसे उसको हमने यह बात बताई तो उसके दिमाग में आ गई कि हाँ, मैंने ये सुनी है, लेकिन इससे ज्यादा ऐसे समाचार भी हैं कि सवर्ण वर्ग के लोगों ने इकट्ठा होकर के राजपूत के समाज के लोगों ने और अपने गांव के अंदर दलित दूल्हे को और घोड़ी पर बैठा करके उनका वो
बिंदौरी निकाली, तो यह भी तो होना चाहिए, सकारात्मक समाचारों का भी प्रसारण होना चाहिए। इसलिए आप जैसे चैनलों से ये चीजें भी चलती रहे तो रामनिवास देश जी ने हित में बहुत अच्छी रहेगा। बात कही है कि पक्ष दोनों हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही आप यदि समाज में जाएंगे तो आपको नकारात्मक खबरें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि समाज में सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। ऐसे में हम जैसे मीडिया संस्थानों की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि जो कुछ अच्छा हो रहा है उसका भी प्रचार प्रसार अधिकता से और व्यापक स्तर पर होना चाहिए। लेकिन आज आप देखते हो तो मीडिया का एक बड़ा वर्ग केवल सेंसेशन की तरफ, सनसनीखेज खबरों की तरफ भागता है, दौड़ता है। किसी जगह यदि कोई घटना गलत हो रही है उसकी निंदा होनी ही चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन कहीं कोई अच्छा प्रयास हो रहा है, सकारात्मक प्रयास हो रहा है, तो उसका भी प्रचार प्रसार और अधिक तरीके से होना चाहिए। क्योंकि आप आखिर समाज को देना क्या चाहते हैं, क्या परोस रहे हैं? जो सुबह उठते ही आप अखबार पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद आपका मन उत्साह से परिपूरित हो या फिर मन में क्षोभ और विषाद हो, ये बड़ी जिम्मेदारी मीडिया कर्मियों की है। और रामनिवास जी ने इस संदर्भ में बहुत ही अच्छे तरीके से, बेबाकी से ये विषय रखा है। रामनिवास जी, आप चूंकि वापस एक बार संगठन की तरफ हम आते हैं, संगठन का काम करते हुए इतना लंबा समय बीता, कौन कौन से प्रचारकों से आपका संपर्क रहा? अखिल भारतीय स्तर के कोई प्रचारकों से कोई संपर्क रहा? क्या कहना चाहिए, कोई ऐसा उनके साथ का कोई संस्मरण ध्यान में आता है? अखिल भारतीय अधिकारी हमारे यहाँ पर यहीं के थे, अस्थिमल जी भाई साहब। जी। अस्थिमल जी भाई साहब के साथ में भी रहना हुआ, जयपुर में रहे वो, मैं भी जयपुर में आ गया था, तो उनका बड़ा ही आत्मीयतापूर्ण रहा। एक बारी मैं अलवर में था, भिवाड़ी मेरी, मैं प्राइवेट नौकरी करता था, जी। उस समय भी उनका प्रवास था, उधर उनका मिलान हुआ। तो मैं तो ये समझता था कि अस्तिमल जी भाई साहब को अपने बारे में कहाँ जानकारी होगी, लेकिन उन्होंने कहा रामनिवास जी क्या हालचाल है, तो मैं गदगद हो गया और कंधे पर हाथ रख करके उन्होंने कहा, मैंने कहा इनको भी मेरा नाम याद है, इससे और अच्छे आत्मीयता क्या हो सकती है, और संघ इस आत्मीयता से ही चलता है। ऐसे ही हमारे गजेंद्र सिंह जी थे जी। अधिकारी, हाँ। प्रचारक, आज अखिल भारतीय प्रचारक किसान संघ में है। किसान संघ में है जी। एक बारी उनका मेरे घर आने का हुआ, वो घर पहुंचे और घर आए तो उन्होंने कह दिया कि भोजन था, सामान्य भोजन जो है वही भोजन लाना। जी। अपने घरों में स्वभाव होता है कि इनका आना कब होता है, श्रीमती चाहती है कि हमारे घर में आए कोई तो हलवा बना दे, अच्छा ही हो, हाँ, ठीक तो उन्होंने हलवा ही बना दिया और हलवा बना करके और परोस दिया। अब हम दोनों ने भोजन किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, तो यह प्रचारक का त्याग और उनकी वाणी का संयम यह है कि उन्होंने हलवा नहीं खाया, मेरे को ही हलवा खाना पड़ा। वो तो यह हमारी प्रचारकों का यह एक निश्चित रूप से इन संस्मरणों से आप समझ सकते हैं कि प्रचारकों की सादगी किस प्रकार की रहती है, किस प्रकार का साधारण सामान्य जीवन, और जिस घर में जाते हैं बिल्कुल उस घर के, उस परिवार के सदस्य के जैसे ही वो रहते हैं। उसी प्रकार से देश भर में प्रचारकों का प्रवास रहता है, लेकिन एक साधारण सामान्य से कार्यकर्ता का नाम याद रखना, उससे उसी आत्मीय भाव से मिलना जैसे हम बहुत दिनों बाद अपने परिवार के किसी व्यक्ति से मिलते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो स्नेह का बंधन है, यही संघ की सबसे बड़ी ताकत है। ये स्नेह का बंधन यदि कमजोर होगा तो संघ कमजोर होगा, स्नेह यदि बढ़ेगा, संपर्क यदि बढ़ेगा, तो संघ का काम भी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समय की अपनी सीमा है रामनिवास जी, मैं चाहूंगा कि संघ के जिन प्रमुख प्रचारकों के साथ में आपने काम किया है, चाहे दातारामगढ़, सीकर या जयपुर में किया है, ऐसे 3, 4, 5 प्रचारक जिनका आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा है, उनके बारे में कुछ। ऐसे मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, कोछोर पढ़ता था। उस समय मेरे मित्र थे, वो शाखा में जाया करते थे, मेरे को भी उन्होंने कहा कि आज शाखा में चलो, तो मैं भी शाखा में गया। वहां पर प्रचारक आए हुए थे, सत्यनारायण जी, जो अभी दिवंगत हो गए थोड़े दिनों पहले, जो भारतीय भवन रहे, भारतीय भवन रहते थे, वो जिला प्रचारक थे, उनका प्रवास था। और उन्होंने संघ स्थान पर सूर्य नमस्कार मैंने उनको करते हुए देखा, तो सूर्य नमस्कार की 2 की स्थिति जब उनकी बिल्कुल परफेक्ट स्थिति थी, तो मेरे दिल को वो छुई कि इस तरह के प्रचारकों का और इतना अच्छा सूर्य नमस्कार की स्थिति बनना, ऐसे हमें भी बनानी चाहिए। तो उनसे मेरे को वो प्रेरणा मिली। ऐसे ही एक बार मैं बीकानेर में था, तो सोन सिंह जी वैसा वहीं पर थे, उनका प्रवास था, तो उनके साथ मेरी 2 बात हुई। एक तो क्या हुआ कि वो दाढ़ी बना रहे थे, दाढ़ी बना ली उन्होंने, तो मैंने देखा कि भाई साहब ये ब्रुश वगैरह पड़ी है, तो मैं
धो देता हूँ। तो मैंने कहा वैसा मैं धो देता हूँ, क्या मुंह तू धोएगा? मुंह तो मेरे को धोना पड़ेगा ना। ऐसे यानी अपना काम खुद करे वो। और ऐसे ही वो नीचे बैठे थे हम, वो ऊपर से नीचे आ गए। बीकानेर में रसोई ऊपर थी उस समय, तो मैं वहीं कार्यालय में रहा करता था उस समय में, तो मैं उनके लिए चाय लेकर के आया। 2-3 लोग और भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कितने कप है, बैठे हुए कितने लोग हैं ये क्या? तो वापस ले गया, जितने लोग बैठे थे उतनी चाय लेकर के आए वापस। यानी अकेले चाय भी नहीं पी सकते थे वो। ऐसे आत्मीयता का भाव उनमें देखने को मिला। तो आत्मीयता का भाव निश्चित रूप से उन प्रचारकों में भी देखने और को मिलता ऐसे ही था। मैं जोधपुर रहने का अवसर भी मिला जी। और अपने दुर्गादास जी हैं, वो जोधपुर रहे, वो भी मेरा भी जोधपुर रहने का अवसर दुर्गादास जी पहले क्षेत्रीय प्रचारक थे, आजकल हाँ। घुमंतु आजकल का घुमंतु काम कार्य करते हैं। देखते हैं वो। जी। तो वहां पर वो मिलते थे, बहुत आत्मीयता से मिलान होता था हमारा। आज भी वो मेरे को अगर यहाँ भी मिलते हैं ना, तो रामनिवास जोधपुर वाले कह सम्मान करते हैं, वैसे ही मतलब व्यवहार रहता है उनका। तो आज भी वो उस बात को वो भूला ही नहीं। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि संघ की ये जो 100 वर्ष की यात्रा है, ये इसी तरह के खट्टे मीठे अलग अलग तरह के अनुभवों के साथ आगे बढ़ी है। और कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है हमारे दर्शकों के लिए, और साथ ही साथ संघ में जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नई पौध तैयार हो रही है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों? अब संघ के अंदर तो जो नई पीढ़ी आ रही है, आज के समय के अंदर नई पीढ़ी के लिए आना भी एक तरह से बड़ा ही टिपिकल है। क्यों कि हमारे टाइम में तो हम 5 भाई थे, आज एक ही बच्चा है, लेकिन इस परिस्थिति के अंदर भी संघ आज चल रहा है। संघ की शाखाएं है, स्वयं शाखा भी है, और एक बच्चा या 2 बच्चा होते हुए भी संघ चल रहा है। संघ के अंदर स्वयंसेवक आ रहे हैं और संघ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए आजकल हमने ऐसे माध्यम हुए हैं कि खेल संगम किया जाता है, तो खेल होता है तो विद्यार्थियों के अंदर खेल के प्रति रुचि होती है, और सामूहिक खेलते हैं तो फिर वो संघ से जुड़ जाते हैं। और खेल भी ऐसे खेले जाते हैं जिसके अंदर अपने बिना साधन के, बिना खर्चे के खेल, जैसे मान लो वलय है, दंड से सितोलिया है, रिंग बॉल है, इस प्रकार के खेल खेले जाते हैं। और ऐसे खेल के अंदर और आकर के संघ से जुड़ जाते हैं, और जो जुड़ जाते हैं उनके अंदर संघ समझने का अवसर मिलता है, और वो उनमें संघ का निर्माण भी होता है, चरित्र निर्माण भी होता है उनमें। रामनिवास जी, आपने हमारे को समय दिया, हमारे से चर्चा की, और बड़ी बेबाकी से आपने अपने अनुभव रखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जिस तरीके से खेलों की बात होती है संघ में, हमने इस एपिसोड के प्रारंभ में भी शेर बकरी को लेकर क्या संदेश रहता है स्वयंसेवकों में, किस तरीके से साहस का भाव जागृत करने का एक प्रयास रहता है, ठीक उसी प्रकार से आज के इस दौर में जब बाजारवादी मानसिकता है, आप कोई खेल खेलने जाते हैं किसी एकेडमी में, यदि आपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया तो उसके लिए जो उपकरण है हजारों रुपए में वो आते हैं, लेकिन संघ की 1 घंटे की शाखा, और उसमें बिना किसी खर्चे के आप विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं। और केवल खेल नहीं, उसके साथ में संस्कार, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो आपका क्या कहना है इस विषय पर, इस पूरी चर्चा को लेकर? जिस तरीके से सामाजिक समरसता की बात हुई, कुछ चर्चा राजनीतिक पुट भी लिए हुए थी, तमाम तरह के विषय इस चर्चा में है। क्या कहना है आपका? कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइए। और लगातार इस तरह के एपिसोड हम तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार की संघ की जो 100 बरस की यात्रा है, उसमें कितने अनकहे किस्से, अलग अलग गांव ढाणियों से आने वाले कार्यकर्ताओं ने किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में संघ के काम को आगे बढ़ाया है, वो जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नई शख्सियत के साथ में, कुछ नए कहानी किस्सों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।